बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे हम कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और आज हम जो बात करने जा रहे हैं यकीनन पिछले दिनों में कई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि मुल्क से हम तक पहुंच रही हैं। उन मुख्तलिफ फ़ैसलों, उन मुख्तलिफ डेवलपमेंट पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके और आपकी मालूमात जो हैं वो भी अपडेटेड रहें। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ों को जहाँ हम डिस्कस करेंगे वहीं जस्टिस फाइज़ ईसा के हवाले से अहम एक फैसला उनका सामने आया है। क्या फैसला है, इसको आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा खास तौर पर नैब की जो कारकर्दगी है, एहसन इकबाल के हवाले से नैब का क्या फैसला है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे। जहांगीर तरीन की मुल्क वापसी किस तरीके से असरअंदाज हो रही है और इसको मुख्तलिफ हल्के किस तरह से देख रहे हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और फिर पीडीएम, जिसमें यकीनन हम मुख्तलिफ जमातों के अलायंस की बात करते चले तो इत्तेहाद और जगानगत दिखनी चाहिए थी, क्या वो हमें इस वक्त दिख रही है, आने वाला वक्त उनके लिए कैसा होगा। आज का प्रोग्राम मबनी रहेगा इन्हीं चीजों पर। और बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ज़ाहिर है कि इंसाफ जो है वो उसकी फरहमी बहुत जरूरी है और इंसाफ अमूमी तौर पर जब लफ्ज जहन में आता है तो फिर अदालतें जहन में आती हैं और फिर मुख्तलिफ जो जजेस साहिबान हैं वो आते हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से बात करते चलें तो हुकूमत के हवाले से उनके कुछ सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं और केपीके हुकूमत की जानिब से जो शिक नंबर 39 और 41 है, इससे मुतालिक कुछ रिपोर्ट पर बात की जा रही है। बताइएगा मामला क्या है और किस तरह के रिमार्क सामने? बिल्कुल, काजी फाइज़ ईसा ने बहुत ही अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। वो न सिर्फ हुकूमत के लिए है बल्कि अपोजिशन के लिए भी जो है वो समझे अहम नुक्ता है कि वो उस अपोजिशन भी इसी चीज को उठाकर जो है वो पब्लिक के सामने भी लेके जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक तो इंसाफ के ऊपर बात बार बार की कि जनाब हम बिला तफरीक के कैसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं। किसी हद तक हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उस पर कोशिश करते हैं काम करने की और कहीं ना कहीं उनको रुकावट जरूर नजर आती है। 2013 में आपने देखा होगा कि पीटीआई की हुकूमत वहां पर थी केपीके में, उसी को मॉडल बनाकर हमने देखा कि केपीके में किसी हद तक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। वो बल्दियाती सेटअप में भी लाए गए, वो पुलिस में भी लाए गए। वो मतलब कोशिश की गई कि उसी को मॉडल बनाकर पूरे पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत आए और वो कामयाब हुए उस हद तक। हमने देखा कि केपीके की हुकूमत में जहाँ कहीं जो कानून साजी हुई नहीं, उसको भरपूर कैश किया गया और इमरान खान जहाँ पे भी अब देखते थे कि बात करते हमने केपी में जनाब ये किया, हमने केपी में ये किया, अब वो मॉडल बनाने की कोशिश। अब 2.5 साल हो गए इधर भी, इसलिए अब केपी की बात को अब वो नहीं करते। केपी में एक अच्छा बल्दियाती निजाम थोड़ा बेहतर था, उसमें खामियां जरूर थी और कोशिश की जा रही थी कि उस खामियों को मजीद नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में ताकि आहिस्ता से खामियों को खत्म किया जाए। और एक कानून साजी हुई, बल्दियाती इलेक्शन हुए और वो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो अपनी मुद्दत उन्होंने पूरी की। किसी हद तक हम समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन वो डिलीवर भी हुआ, अवाम की हद तक करप्शन के चार्जेस भी थे, बाकी भी चीजें थी। लेकिन ये एक्सपेक्ट की जा रहा था कि नेक्स्ट जो बल्दियाती इलेक्शन होगा उसमें जो खामियां हैं वो दूर कर दी जाएंगी और मजीद आवाम को बेहतर तरीके से ग्रास रूट लेवल पर मसाइल हल। बदकिस्मती ये रही, एक तो जो 2-3 दफा हमने देखा कि तारीखें दी गई, उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद भी तारीखें दी गई। अब जो हमने देखा कि काजी फाइज़ ईसा ने बड़े अहम रिमार्क्स हैं और उसमें नजर भी आ रहा है कि केपीके की गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट थी कि बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाए, क्योंकि अगर इमरान खान वो खुद चाहते और अगर केपी गवर्नमेंट चाहती तो शायद बल्दियाती इलेक्शन जो है बार बार तारीखें देने के बाद वो हो भी जाते। जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद कोविड के नाम कैश किया जा रहा है, अपोजिशन ने जलसे किए, वहां पर हुकूमत ने भी जलसे किए। आपने देखा होगा कि इमरान खान के हालिया अपोजिशन के जलसों के बाद जो पीडीएम जलसे करती थी, उसके बाद 3-4 बड़े जो है वो गैदरिंग देखने में नजर आई। मियां वाली में वो गए, पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया, हाफिजाबाद में उन्होंने किया, फिर केपी में कुछ गए पावर शो किया और इसी तरह हमने देखा कि उन्होंने वकला की तंजीम से, मतलब इस तरह की गैदरिंग जो है वो हमें नजर आई जो कोविड के दौरान नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत केपी के इलेक्शन को कोविड के हवाले से नहीं कर। अब तो कोर्ट ये भी कह रही है कि बल्दियाती इलेक्शन आप नहीं करवाने के लिए आप कह रहे हैं कोविड है, आप जलसे कर रहे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलेक्शन हो गया, आप कहां तक इसके पीछे छुपेंगे कोविड के हवाले से? या तो ये हो कि सारी चीजें जो है वो सामने हो, कोविड जो है वो है तो सबके लिए बराबर हो, आप मुकम्मल तौर पर एसओपी नाफज करें कि कोई भी गैदरिंग नहीं हो। बल्दियाती इलेक्शन आपकी अपना एक क्या तजिया है या आपकी अपनी क्या नजर है, क्यों इसमें डिले किया जा रहा है, क्यों वाकई इसको ये एक जाहिर है कि किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुआशरे के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए भी जमहूरियत के हवाले से भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं, मसाइल हैं, उनके हल के हवाले से चीजों का सिस्टमैटिकली चलना बहुत जरूरी है। तो हमें तो तरीके इंसाफ ही बताया करती थी कि
देखें जी PMLN और पीपल्स पार्टी नहीं चाहते, उनके MPs MNs नहीं चाहते कि अवाम ग्रास रूट लेवल पर अवाम के मसाइल हल हों। MP MNs चाहते हैं जनाब उनकी दुकानदारी चलती रहे, उनके डेरे चलते रहे, लोग उनके पास आते रहे, सुबह शाम उनके पास हजारों की तादाद में लोग आए और वो बादशाह सलामत की तरह 1 घंटा या हफ्ते में 1 घंटा, आप खुद सोच लें, यहाँ पे कई ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 घंटा जान के देते हैं, बस लोग आएंगे उनसे सलाम करेंगे और उसके बाद वो फिर गायब हो। ये सिलसिला है MPs MNs अभी भी पंजाब में भी, और तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगा। बाकी दीगर जमातों पे तो इल्जाम है और किसी हद तक वो तस्लीम भी करते हैं कि जनाब MPs MNs खुलकर भी कहते हैं कि जनाब हमें जो चीजें मिलनी चाहिए वो अवाम हमसे कोई एक्सपेक्ट कर। अब तहरीक इंसाफ ने कहा जी, इमरान खान ने कहा जी मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन का बड़ा अहम मौजूद था, इसमें हमने देखा कि कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत जानबूझकर जो है उससे कर रही है। अब काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी जो बेंच है, उन्होंने KPK में जो गवर्नमेंट एक्ट है 2013 की शिक नंबर 39 और 41 पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की और उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर का तज़किरा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल KPK को नोटिस जारी किए थे। एक तो यह है कि जो एडवोकेट जनरल है वो नहीं आए, उसमें भी अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि आइन पर अमल दरामद ना हुआ, KPK हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। 14 माह गुजर गए हैं, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए, अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। तीसरी दुनिया के मुल्कों में पहली दुनिया का तर्जे हुक्मरानी किया जा रहा है, यानी आप इसे देख लें, डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जा रहे हैं KPK गवर्नमेंट। और इवन ज़ाहिर है KPK गवर्नमेंट का मतलब है इमरान खान चाहें तो इलेक्शन जो है ना आज ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो सकता है। तो इमरान खान कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका मंशूर था वो उससे काफी हद तक जो है वो अब हो रहे हैं। उनको ब्रीफिंग कुछ और दी जाती है, उनको बताया जाता है, सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, तहरीक इंसाफ उससे हटती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से जो ग्रासरूट लेवल पर जो नजरियाती कारकुन थे या जो लोग थे जो तहरीक इंसाफ को मंशूर देख के उन्होंने ज्वाइन किया था, वो वहां पर हमें बदनजर। अच्छा, बीच में हमने देखा तहरीक इंसाफ से जहांगीर तरीन का जाना जो है वो भी ये बहुत बार सामने आया है कि जी उनकी नाराजगी हो गई और जाहिर है कि वो अब तहरीक इंसाफ के साथ जितने बड़े हामी या सपोर्टर वो रहे हैं, हर कोई जानता है हवाले से, वो नहीं रहे। अब ये कहा जा रहा है कि वो वापस आए हैं और एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को उनकी सपोर्ट जो है वो हासिल होगी और इस पर काफी ज्यादा बातचीत भी की जा रही है। आधा कीजिएगा कि उनकी वापसी, उनका जाना और फिर उनकी वापसी को आप किस तरह से देखते हैं और नाक़दीन इस हवाले से क्या? बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो मैं काजी फायज ईसा की उसको जो बात हम कर लूं। उन्होंने कहा जी मुल्क में हर तरफ VIP कल्चर के तहत रूट लगे हुए हैं, हमें कैसी रियासत मदीना जो है वो बताई जा रही है, हमें तो ऐसी रियासत मदीना होती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर तरफ 3 गने लगी नजर आती हैं, कुछ हुआ तो क्या ये गने अवाम पर भी चलेंगे। मतलब उन्होंने मजीद भी कहा कश्मीर पर इलेक्शन करने की बात करते हैं लेकिन सूबे में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं लेकिन सूबे में जो पहले से मौजूद है, जहाँ पे अमन भी है, जहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहां पर आप जो है बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे। और बहुत ही अहम मैं समझता हूँ नुक्ता जो है, और ये बड़ा ये चार्जशीट है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है सीधी सीधी कि आप जब इक़्तिदार में नहीं होते तो आप बहुत सी बातें करते हैं और आप इक़्तिदार में हैं, पावर आपके पास है और आप करवाने के लिए तैयार नहीं। 14 माह का मतलब है 1.5 साल से अवाम को बुनियादी जो उनके मसाइल हैं उससे दूर इसलिए रखा गया कि उनके MPs MNs नहीं चाहते जनाब उनकी जो वो है चुदराहट है वो कम हो जाएगी। उन्होंने मतलब सवाल उठा दिए कि आप एक तरफ सूबे में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए 14 माह का आप डिले करें, दूसरी तरफ आप JB गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवा चुके हैं, आप AJK में इलेक्शन करवा रहे जा रहे हैं, वहां पे आप हुकूमतें अपनी बनाना चाह रहे हैं। KPK में आप अवाम को उनके मसाइल हल करने के लिए उन्होंने कहा कि क्या सूबे में अवाम के हुकूक नहीं है? बल्दियाती इंतखाबात ना करवाकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। बड़ा ही अहम रिमार्क्स, हर बात हर तरफ लोग शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। एडवोकेट जनरल के हवाले से उन्होंने कहा कि वो पेश न हुए और न होने पर उन्हें अदालत ने इजहार बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि एडवोकेट जनरल KPK बहुत मसरूफ आदमी है, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं और इनका अदालत में पेश होना उनकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को वो नहीं निभा रहे। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। अब देखें, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हम कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होना। अभी भी आपने देखा कि वहां पर धांधली की बातें हो रही। अब कश्मीर के ऊपर भी नजर है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में करवाने थे, जो KPK में करवाने थे, आपने देखा होगा कि कुछ एक नोटिफिकेशन बस निकला था कि जनाब हल्का बंदियां हो रही हैं, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन ये दिसंबर में हो जाएंगे, जनवरी में हो जाएंगे। उसके बाद कोविड के नाम पर ही बार बार जो है वो अवाम चीफ जस्टिस ने सही कहा कि अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। एक चीज जो मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूंगी, जाहिर है कि फिर हम अपने अगले, इससे पहले कि आप मूव ऑन कर जाएं अगले क्वेश्चन के आंसर पर, यहीं से जैसे कि जस्टिस
صاحب نے فرمایا کہ مشین گنیں لگی ہوئی ہیں اور کیا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ عوام پر کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات ٹھیک ہے حکومت کی کمزوریاں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں یا انتظامیہ جو ہے اس کو جس طریقے سے عوام کی حفاظت پر معمور ہونا چاہیے اور بہت اسموتھلی جو سسٹم ہے ملک کا وہ چلانا چاہیے, اس کی خامیاں ظاہر ہوتی ہیں, لیکن کیا اس طرح کی معاملات یا اس طرح کے بیانات عوام میں ہجانی کیفیت کی وجہ نہیں بنتے؟ نہیں دیکھیں, وہ انہوں نے کسی اور ریمارکس میں کہا کہ جب یہاں پر طلب کیے جاتے ہیں کچھ لوگ تو کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آتے جی سیکیورٹی معاملات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر طرف آپ دیکھیں تو سیکیورٹی کے لیے تو یہی گنیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک طرف سیکیورٹی کے نام پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے, آپ کوئی اور نام لے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے, اور عوام کے حقوق کے 14 ماہ سے اگر بلدیاتی الیکشن نہ کروانا ڈیفینیٹلی عوام کو حقوق سے دور رکھا گیا ہے. گراس روٹ لیول اب دیکھیں یونین کونسل لیول کا اچھا ماڈل انہوں نے بنایا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کریں. اس کو تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا, اس تاخیر کا فائدہ حکومتیں اٹھاتی کیسے ہیں؟ جو لیٹ ہوگا اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت کو پتا ہے کہ ہمارے 5 سال بعد حکومت زیادہ تبدیل ہونی ہے. نہیں, یہ ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے آنے کے 2-2.5 سال 3 سال بعد بلدیاتی الیکشن کروائیں, اور ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہونے چاہیے گراؤنڈ پہ جب یہ نئے جنرل الیکشن, اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ اسٹریٹجی کام کر رہی ہے اس وقت بھی؟ ڈیفینیٹلی وہ اسٹریٹجی ہے, اور دوسری ایم پی ایز ایم این ایز نہیں چاہتے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو. تو یہ بلدیاتی انتخابات کب کروائیں گے؟ یہ جو ڈیلے ہو گیا ہے کیا ڈیٹ ہے اس کی؟ 3 دفعہ مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون کو کہا گیا تھا, اور ایک دفعہ کہا گیا تھا مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہو, اور جس طریقے سے انہوں نے بزن ہو کے الیکشن کروائے تھے ہم نے دیکھا اختیارات ہی نہیں دیے, آفیسز تک نہیں موجود تھے, فنڈنگ نہیں ہوئی, اس وقت بھی احتجاج ہوتا. اور میں نے دیکھا تھا مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ میں طلب کیا تھا, جب یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم وزیر اعظم کو طلب کریں گے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلو یار کروا دو. یہی صورتحال مجھے کہیں کے پی کے میں یا پنجاب میں جہاں پہ حکومت ہے تحریک انصاف کی یہی لگ رہا ہے اب یہی ہوگا, اور پھر جا کے عمران خان کو جب کہا جائے گا طلب کیے جائیں گے پھر اگر کروائیں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تب اور آپ جو منشور لے کے آئے ہیں آپ وہ بھی اپنا منشور جو ہے وہ خود نافذ کرنے میں آپ کو مسئلہ ہے, آپ بلیک میل ہو رہے ہیں اپنے ایم پی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ جہانگیر ترین جو ہے واپس آئے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا ایک منصوبہ تھا وہ اوپن ہو گیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کے اندر دراڑیں بھی شروع ہو گئی, ہر بندہ پی ڈی ایم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا, جس میں 3 بڑی پڑ. جے یو آئی ایف کے سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان ان کے اپنے مقاصد تھے, مسلم لیگ نون کے اپنے مقاصد تھے, جس میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایسی باتیں کر گئے جس کے بعد پیپلز پارٹی بھی بیک پہ چلے گئی. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے آپ نے وہاں پر بات کیا کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ وہ کر لیتے ہیں. اور پھر لیٹر آن میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کے بیانات گلگت بلتستان کے الیکشن کی مہم میں کیوں نہیں چلائے گئے, یہ بھی ایک سوالات اٹھے ہیں وہ آپ سے شیئر. لیکن جہانگیر ترین کا واپس آنا یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ شاید ان کے تعلقات عمران خان سے ٹھیک ہو گئے اس لیے واپس آئے, ایسا ہرگز نہیں ہے. جہانگیر ترین ایک میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی جو جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب سے زیادہ وہ بندہ کنیکٹڈ ہے ہر جگہ پہ, اور جو ان کی لابی ان کے خلاف یہاں پہ کام کرتی رہی ہے, اب ان کو زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین واپس کیسے آ گئے, ان کا بیٹے واپس کیسے آ گئے. اور یہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر ایک گیم کرنا چاہ رہے تھے پنجاب میں, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے چودھری برادران کو کاف لیگ کو ہم آگے کرتے ہیں, اور ان کے کیونکہ مقتدرہ حلقوں میں اور وہ ایکسیپٹیبل ہیں, ان کے تعلقات ٹھیک ہیں, ان کو ہم آگے کر کے پیچھے جو ہے وہ کیونکہ جو بھی 10-12 سیٹوں کے حوالے سے اگر بات کی جاتی کاف لیگ کی ہو بھی جائیں گی, اور کاف لیگ کے لوگوں کو آگے رکھیں گے, تحریک انصاف کے لوگ بھی آ جائیں گے کچھ, اور مسلم لیگ نون کے پاس اتنی سیٹیں موجود ہیں یہ تقریباً اس طریقے سے 190 پلس آسانی سے کر سکتے ہیں اگر جہانگیر ترین, کاف لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ دیگر آزادیوں کے ساتھ مل کے کریں. اب وہ چیز جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے کاف لیگ کے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں, کاف لیگ بھی سمجھ گئی کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہمارے پاس پاور ہے اس سے بھی ہم جائیں. کچھ چیزیں یہ جب ایکسپوز ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے بعد یہ 12 ایجنڈا ایک آیا ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا پی ڈی ایم کا ایجنڈا کیا ہے. اب جہانگیر ترین جو آئے ہیں وہ بیسیکلی ان کا تعلق عمران خان کے کسی اس سے نہیں ہے, وہ کسی اور ریزن کے والے سے آئے ہیں, ان کو کسی اور نے بلایا ہے. ظاہر ہے وہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے آ گئے ہیں, وہ بغیر کسی وجہ سے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ویل کنیکٹڈ ہے, اور ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی مقتدر حلقے موجود ہیں, اور آنے والے دنوں میں اہم رول. اچھا, اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئے, اور جیسا آپ نے بھی انڈیکیشن دے دی کہ وہ کسی اور کے کہنے پر آئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی واپسی جو ہے وہ کس حلقے کو متاثر کرے گی اور کس مقصد؟ دیکھیں جہانگیر خان ترین کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ ایک تو بہت زیادہ
नाराज भी, कुछ ذاتی वजूहात, ये भी उनके ज़राए बता रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन की पर्सनल जो कॉल्स हैं उनकी वाइफ की और उनकी, वो भी टेप करने की कोशिश, और ये कोशिश की गई कि वो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, और ये भी उन पे एक इमरान खान पे गुस्सा उनका दूर है उनके बगैर। ये दूसरा ज़ाहिर है कि अगर कोई वो ये समझते हैं जहांगीर खान तरीन, अगर वो समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन गलत था, तो बीइंग सीनियर लीडर या एक वो पार्टी के एक अहम स्तून है, उसको आप खुद बुला के कहें कि जनाब यहाँ पे आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, आप करप्ट हैं, आप मेहरबानी करें, आप इसको लीड करें, जिस बिजनेस में आप करप्ट हैं उसी को लीड करें और इसमें रिफॉर्म ला के मुझे दिखाएं। तो जहांगीर खान तरीन ने क्या कहना था, नहीं ऐसा नहीं है। एक तो ये चीज़ है, गलत फहमियाँ पैदा करके कुछ लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जहांगीर खान तरीन की वापसी पे आने पे परेशान है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले जहांगीर खान तरीन के लिए बड़े अहम, उसमें मुराद सईद हैं, उसमें जो है वो पहले सूबाई जो वज़ीर भी हैं, इस वक्त IT की मिनिस्ट्री उनके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी हैं। इस तरह के दीगर कई वज़ीर हैं जो बड़े खुलकर जो है जहांगीर खान तरीन के, लेकिन वो भी अभी खामोश नजर आते हैं, क्योंकि वो भी देखने की ये ना होगा हमारी वजारत भी जो है वो इससे जाए। और एक खातून थी, आपको पता है, वो IT को देख रही थी, वो भी एक कंपनी रजिस्टर करने पर उसको भी साइड पे कर दी थी। जहाँ से जहांगीर तरीन के हवाले से बात होती थी उसको साइड पे किया जाता था, क्योंकि ये लॉबी जो है वो स्ट्रांग मजबूत थी। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे हो गए और जहांगीर खान तरीन वापस आ गए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर केस मौजूद है, वो उसको किस हद तक फेस करेंगे, कब तक चलेगा, ये अभी कुछ भी कहना कबल लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान के साथ उनकी कोई बात हुई है। ठीक है, PDM के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया, यकीनन उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम करना चाहूँगी और उस पर मैं आपसे बात करूँगी, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ, चाहे वो मरियम नवाज की कैंपेन की और उसमें जो है वो सूरत हाल नहीं थी, या फिर अगर हम बात करते चलें कि वो दूसरी सूरत हाल है। लेकिन PDM के हवाले से स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं के लोगों ने, यानी अगर हम PMLN का जिक्र करते चलें तो सबसे बड़ी जो इल्हाक जमातों में हमें दिखाई देता है वो पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो ज़रूर की जा रही है, और ख़ास तौर पे PMLN इसमें हमें पेश दिखाई देती है। तो PDM आपको कहाँ स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में? इसके हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी, इनका जो 12 नुकाती एजेंडा जो सामने आया है उसके हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। ये क्या है, अपने ही लिए इन्होंने निकाला है या इसमें कोई मुल्क का भी फ़ायदा सोचा जा रहा है? देखें, PDM जो है वो मैंने बताया कि पहले पंजाब में हुकूमत के हवाले से उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने डरा डालने की कोशिश की, चौधरी बरादरान के साथ भी राब्ते में करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कल जो है वो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है मियाँ नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की, जिसमें वो गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमत के और वहाँ पर धांधली के वाले से भी गुफ्तगू की। और फिर कश्मीर में आने वाले ज़रा इलेक्शन होंगे, उनको ये इल्म है कि अब अगर PTI गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत गई है तो वो कश्मीर में भी जीतेगी। और ये अंदाज़ा है सबको कि जो भी वफाकी हुकूमत होती है वो अपनी हुकूमत वहाँ बनाने में आसानी पैदा करती है। अब उन्होंने वहाँ पर पंजाब में कुछ अपना सरप्राइज देने की कोशिश की, लेकिन उसमें फेल हो गया, वो चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। इसलिए जो अभी 12 निकाती एजेंडा दिया है उसमें वो यही तो मतलब बार बार उसमें ये कर रहे हैं जनाब कि हम जो है वो जमहूरियत चाहते हैं और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है वो नहीं हम चाहते, और जो दीगर चीज़ें हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से वो वही बातें हैं जो वो पहले भी करते रहे। लेकिन इससे पहले जो कहा जाता था, जो एक इख्तलाफात हमें नज़र आए हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से हूँ या पीपल्स पार्टी के हूँ, मौलाना फजल, तीनों जमातों की ये थे कि हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना हों। ये अंदर की जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही थी कि पीपल्स पार्टी भी चाहती थी कि ये इस्तेमाल ना हो हम नवाज शरीफ के लिए, और ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती थी, और मौलाना फजल रहमान भी समझते थे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए वो इस्तेमाल ना हो, वो भी अपने इसमें से मकासद जो है वो हासिल करें। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पहली बार ये भी कहा जा रहा है, देखिए ना, पहली बार हुकूमत के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद हुआ है। इससे पहले ये इल्ज़ामात नहीं होते थे। इससे पहले ये होता था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ये धरना करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट या अपोजिशन को ये कर रही है, अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है। तो ये जो PDM थी, इसका फेल होने का शुरू से ही हम बात कर रहे हैं कि फेल क्यों होगी, क्योंकि ये बेसिकली इत्तेहाद बना है कि जनाब हमने इमरान खान को या इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो टफ टाइम देना है, और उसमें हम देखने के ऐसे बयान भी दिए गए जिसमें पड़ोसी मुल्क जो है
وہ بڑا خوش ہوتا رہا, جس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ابھی گلگت بلتستان میں کیوں نہیں عمران خان کی جو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر کرائی گئی, یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں. جی یہ میں اپنے اگلے پروگرام میں, ہم چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک مکمل اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سے لے کر وہاں کی جو صورتحال ہے, دھاندلی کے جو الزام ہے, وہ چونکہ میں سیپریٹ رکھنا چاہ رہی ہوں, تو میں 12 نکاتی جو ان کا پی ڈی ایم کا ایجنڈا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں, پھر میں کچھ بات کرنا چاہوں گی.